हम सभी लोग अपने पेरेंट्स से या फिर अपने कलीग से कई बार ऐसा सुनते हैं कि उन लोगों ने या उन अंकल ने इतने लाखों रुपए गवा दिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, किसी ब्रोकर के सुनने पर कॉल पे उन्होंने पैसा लगा दिया, ये भी नहीं सोचा कि कंपनी करती क्या है और वो सभी पैसा डुबा दिया। वो अंकल आज इतना रोते हैं या इतना सोचते हैं कि उन पैसों को अगर कहीं सही जगह लगा देते तो आज उनके बच्चों के कितना ज्यादा काम आ सकते थे, उनके कितने सपने पूरे कर सकते थे। आज हम यही एक टर्म के बारे में जानने वाले हैं। इसी के अलावा आप कई बार अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में एक ऐसा शब्द सुनेंगे कि कंपनीज डीलिस्ट हो जाती हैं, कंपनीज का नाम स्टॉक एक्सचेंज से हट जाता है, उनके शेयर्स ट्रेड होना ही बंद हो जाते हैं। इसके बारे में भी हम आज बात करने जा रहे हैं। इसी के अलावा आप कई बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस को साथ में सुनते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एफ एंड ओज। तो इसमें से ऑप्शन तो हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जिसका आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट प्लेलिस्ट में हमने ऑप्शंस का वीडियो ऑलरेडी लाइव कर दिया है कि ऑप्शंस क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ये सब हमने डिटेल में आपको समझा दिया है। अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो आप जरूर जल्दी से जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम जानेंगे फ्यूचर्स के बारे में। एफ एंड ओ के जो दूसरे भाई है फ्यूचर, वो क्या होता है, फ्यूचर स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है, फ्यूचर में क्या ज्यादा प्रॉफिट है, क्या ज्यादा लॉस होता है। बिल्कुल सही, फ्यूचर्स में ऑप्शंस के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा लॉस या बहुत हद तक प्रॉफिट हो सकता है। आज हम जानेंगे कैसे। इसी के अलावा हम कई बार ऑप्शंस में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे शब्द का यूज करते हैं। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आज हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार आप सभी को, मेरा तहे दिल से नमस्कार। मैं शुभम बिष्ट आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है TYSM स्टॉक इन्फो। आज सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेटिंग से। किसे कहा जाता है एक इन्वेस्टर और किसे कहा जाता है एक स्पेक्यूलेटर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्वेस्टर से। इन्वेस्टर यानी कि वो लोग जो कि किसी कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझते हैं, पहले ये समझते हैं कि उन्हें किस इंडस्ट्री का, किस सेक्टर का अच्छा इंटरेस्ट है, किसका ज्यादा उनको उच्चता है कि वो ज्यादा जाने, किसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट है। फिर वो उन सेक्टर, उस इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग कंपनीज का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं कि वो कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा रही है, उनका प्रोडक्ट लाइन कैसा है, उनका मार्केट शेयर अभी कंपनी का कितना चल रहा है, क्या कंपनी मार्केट में कॉम्पीट कर पा रही है या नहीं, या उस इंडस्ट्री की डोमिनेटर है या फिर नहीं। वो सभी चीजों को स्टडी करते हैं। कंपनी के जो सेक्टर है, जिस सेक्टर में कंपनी बिलोंग करती है, उस सेक्टर में कितना ज्यादा ग्रोथ फ्यूचर में हो सकता है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है या फिर कोई ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचर में डाउन जाने वाला है या जिसकी नीड, लोगों को जो रिक्वायरमेंट है वो नीड नहीं होने वाली है। उस सेक्टर को समझते हैं। ऐसे लोग जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से टाइम देके और मजे के साथ, बहुत इंटरेस्ट के साथ सभी रेशियोज को, सभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, उनके बिजनेस मॉडल को, एनुअल रिपोर्ट को, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को, इनकम रिपोर्ट्स को अच्छे से कंपेयर करें और बढ़िया तरीके से ऐसी कंपनी ढूंढ निकाले जिसका फ्यूचर ग्रोथ बढ़िया होने ही वाला है। चाहे कोई भी मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे कैसा भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, लेकिन ये कंपनी गिरने के बाद उठेगी जरूर, क्योंकि इसका फंडामेंटल बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और इसकी परफॉर्मेंस, इसकी फैक्ट्रीज, इसका काम करने का ढंग, इसकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं। तो जब कोई ऐसा पर्सन, मैं ऐसा पर्सन कह रहा हूं, हम में से कोई भी हो सकता है, जब कोई ऐसा पर्सन जो ये सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद कोई कंपनी चुनता है कि अब जाके हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और कुछ एक परसेंटेज ऑफ जो एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि हाँ ये कंपनी हमें कुछ रेट ऑफ रिटर्न निकाल कर देगी, तो हम जैसे लोगों को कहते हैं इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो टर्म है वो हमारे लिए है, आप लोगों के लिए है जो ये पूरा काम करने के बाद किसी कंपनी में पैसा लगाने का सोचते हैं। अब आते हैं वो लोग जो कि सीधा ब्रोकर को कॉल किया,
आज कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है? उन्होंने कहा ये ले लीजिए 9, साढ़े 9, 10 बजे, 11:30 बजे इसको ले लीजिए 1000 पॉइंट पे और ये बेच देना 1400 पॉइंट पे। उन्होंने सीधा ले लिया, आंख बंद करके सीधा लगाए 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए। उन्होंने कॉल दिया, हमने सीधा बटन दबाया और 1:30 बजे देखा कि और ये तो नीचे चले गया और उसको बेच दिया। इतना बड़ा लॉस, इतना बड़ा प्रॉफिट, कुछ भी हो सकता है। ये जो दोनों टर्म्स है इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर, इसमें सिर्फ लॉस का और अमाउंट ऑफ रिस्क का ही डिफरेंस होता है। इन्वेस्टर जो है वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, ऐसा नहीं कि आंख बंद की और सीधा लगा दिया। स्पेक्युलेटर्स जो है वो बहुत ह्यूज रिस्क लेते हैं, अमाउंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि स्पेक्युलेटर्स पढ़े लिखे नहीं होते, एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है लैक ऑफ टाइम या लैक ऑफ इंटरेस्ट या ज्यादा ग्रीड होने के कारण या स्टॉक मार्केट की कम जानकारी और बाकी लोगों से गलत नॉलेज मिलने के कारण, रॉन्ग मेंटोर होने के कारण या लैक ऑफ नॉलेज कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो लोग सीधा स्टॉक ब्रोकर की कॉल्स पर ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इसमें फेलियर के चांसेस, जो फेलियर का प्रोबेबिलिटी रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो भी ज्यादा होता है, लॉस हुआ तो पूरा अमाउंट लॉस में जाता है। तो स्पेक्युलेटर्स वो लोग होते हैं जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क लेते हैं और उसमें उन्हें पता होता है कि फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। विदाउट कोई स्टडी, विदाउट कंपनी का बिजनेस प्लान जाने, विदाउट ये भी जाने कि कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो वो लोग जो इस तरीके से पैसे को बेटिंग करते हैं, इसका सही शब्द मैं यूज करूंगा बेटिंग करते हैं, उन्हें कहते हैं स्पेक्युलेटर्स। अब स्पेक्युलेटर्स के लिए भी कुछ एक अलग अलग मेथड्स निकाले गए हैं, जिसमें से एक है ऑप्शंस, जो कि हमने ऑलरेडी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की सीरीज में लाइव कर दिया है। ऑप्शन एक ऐसा तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का जो कि फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं और जिसमें ह्यूज रिटर्न्स या लॉसेस होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन एक तरीका है। दूसरा फ्यूचर्स, जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्यूचर्स भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये भी एक तरीके का बेटिंग ही है, एक तरीके का ऐसा तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट के फ्यूचर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करते हो। इसी के अलावा शॉर्ट सेलिंग भी एक ऐसा तरीका है जिससे आप फ्यूचर के मार्केट क्रैश को या फिर स्टॉक प्राइस के नीचे जाने को प्रिडिक्ट करते हो। अब स्पेक्युलेटर्स के कितने प्रकार होते हैं? 2 तरीके के ट्रेडर्स स्पेक्युलेटर कैटेगरी में आते हैं। पहला डे ट्रेडर, दूसरा स्विंग ट्रेडर। डे ट्रेडर यानी कि वो सभी लोग जो कि एक दिन के एक ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक्स को परचेज करते हैं, सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं और सेल कर देते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर। और स्विंग ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको होल्ड करते हैं लेकिन फिर भी बेच देते हैं। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो एटलीस्ट कम से कम 1 साल तक तो उसको होल्ड करने ही वाले हैं। 1 साल के बाद जाके हो सकता है वो बेचें, हो सकता है वो 5 साल 10 साल तक भी उसको होल्ड करके रखें। लेकिन अगर कोई पर्सन 6 महीने 8 महीने में भी बेच देते हैं तो वो भी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कुछ हद तक स्पेक्युलेटर्स हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टर वही होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करे, जिसे मार्केट के अप्स एंड डाउन से या फिर छोटे मोटे मार्केट करेक्शन से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये होता है इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर में डिफरेंस। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं सिक्योरिटीज में, लॉन्ग टर्म इक्विटी होल्ड करते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर इसी के अलावा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। ये सभी होते हैं हमारे इन्वेस्टर्स। अगर आप नहीं जानते बॉन्ड्स क्या होता है तो उसका भी वीडियो हमारा लाइव हो चुका है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज में। अगर आप नहीं जानते म्यूचुअल फंड क्या होता है तो उसके दोनों पार्ट्स हमारे बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज में लाइव हो चुके हैं, आप जाके डिटेल में समझ सकते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। अगर आप नहीं जानते ईटीएफ क्या होता है तो उसका भी वीडियो आपके लिए हमने लाइव कर दिया है। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। जो भी पर्सन इस तरह से इन्वेस्टिंग करता है उसे इन्वेस्टर कहते हैं। जो पर्सन बेटिंग करता है वो यूजुअली ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में या फिर शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग यानी कि अगर आपको एक आभास हुआ, आपको एक ऐसा माइंड में इंस्टिंक्ट आया, ऐसा थॉट आया कि ये जो कंपनी है इसका प्राइस आगे जाके गिरने वाला है, कल को या अगले हफ्ते या अगले महीने गिरने वाला है,
तो आप पहले से ही उस सिक्योरिटी को या कह लीजिए उस शेयर को बेच दोगे। आपने खरीदा नहीं है बट पहले से ही आप बेच दोगे, और एक हफ्ते बाद अगर आपकी प्रेडिक्शन सही हुई और उसका रेट गिरा तो आप गिरे हुए रेट में उसको परचेज कर लोगे। पहले बेचा फिर परचेज किया, जो डिफरेंस बना वो आपका इनटू नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने परचेज या फिर बेचे वो आ गया आपका प्रॉफिट। तो ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ये भी बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो कि इस तरह से भी पैसा कमाते हैं, स्पेक्यूलेटर्स। चलिए, आशा करता हूं इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेटर्स अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे जो कि है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? बहुत मजेदार टॉपिक है और आपको बहुत मजा आने वाला है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट, एक ऐसा रियल या फिर वर्चुअल अग्रीमेंट कह लीजिए, या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल डेरिवेटिव, यानी कि एक ऐसा अग्रीमेंट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बायर और सेलर के बीच में होता है। बायर को जो ऑब्जेक्ट है वो खरीदना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, और सेलर को जो सामान है वो देना ही पड़ेगा, बेचना ही पड़ेगा, यानी कि लीगली ऑब्लिग हो जाना, लीगली बाउंड हो जाना। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि बायर और सेलर को लीगली बाउंड कर देता है कि उन्हें वो ट्रेड परफॉर्म करनी ही पड़ेगी, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, एक प्री डिटरमाइंड डेट पे, एक्सपायरेशन डेट से पहले या फिर एक्सपायरेशन डेट पर। ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा लीगल अग्रीमेंट जो कि बायर और सेलर को टाई अप कर देता है कि उन्हें जो परफॉर्मेंस है वो करनी ही पड़ेगी, जो टास्क है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। बायर और सेलर अपनी इच्छा से इस अग्रीमेंट में टाई अप हो जाते हैं। अब लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों वो लीगली बाउंड होना चाहते हैं ऐसे इस तरीके के अग्रीमेंट्स में? उन्हें क्या फायदा होता है? अब इसको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक ऑयल प्रोड्यूसर है, आप एक ऑयल प्रोड्यूसर हो जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। आप बैरल्स के हिसाब से मार्केट में अलग अलग कंपनीज को, जो डब्बे होते हैं, जो बड़े बड़े बैरल्स होते हैं, उस हिसाब से आप अलग अलग कंपनीज को ऑयल प्रोड्यूस करके देते हो। अब आपने समझा कि आज का जो मार्केट रेट है वो बहुत अच्छा है, इकोनॉमी बहुत अच्छी है, लेकिन कल को हो सकता है, एक साल बाद हो सकता है कि इकोनॉमी इतनी अच्छी ना हो। तो आप कोशिश करोगे आप किसी ऐसे बायर को ढूंढो जो कि एडवांस में ही पूरा पेमेंट करते हैं और एडवांस में ही सभी डीलिंग्स करके रखते हैं, क्योंकि बहुत कंपनीज ऐसी होती हैं जिन्हें अच्छा लगता है पहले से ही रेट फिक्स हो जाना, जिन्हें यह डर ना हो कि एक साल बाद क्या रेट होगा। उनको ऐसा लगता है कि एक साल बाद हो सकता है कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है ये जो चीज आज हमें 10 रुपए की मिल रही है वो हो सकता है 1000 रुपए की हो जाए। तो ऐसे भी बायर्स होते हैं और ऐसे सेलर्स होते हैं जिनको लगता है आज का रेट बहुत अच्छा है। जब ये दोनों पर्सन्स, मान लीजिए आपकी एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, आपने सोचा कि आज का जो रेट है 100 रुपीज पर बैरल का, उसके हिसाब से आपको 1000 बैरल सेल करने हैं, और आप एक ऐसा सेलर ढूंढ लेते हो जो कि ऐसा सोच रहा है कि आज का ये जो 100 रुपीज का रेट है वो बहुत कम है, और हम पहले से ही एक डील में एक किसी सेलर के साथ बंध जाते हैं जिससे एक साल के बाद जब हमें 1000 बैरल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें उस टाइम का रेट नहीं देना पड़ेगा, हमें आज का रेट, जो प्री डिटरमाइंड रेट है, जिस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बंध गया है उस टाइम पे जो रेट है उस हिसाब से हम उस बैरल को परचेज कर लेंगे। तो बायर भी ऑब्लिग हो जाएगा, सेलर भी ऑब्लिग हो जाएगा। बायर को वो लेना ही पड़ेगा, सेलर को वो देना ही पड़ेगा, ऑयल देना ही पड़ेगा। तो ये होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिससे बायर जो है और सेलर जो है वो लीगली ऑब्लिग हो जाएंगे कि उन्हें ये जो टर्म्स है ये फुलफिल करनी ही पड़ेगी। इसे कहते हैं फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट काम आता है। अब ये सेलर के लिए कब फायदेमंद होगा? सेलर के लिए तब फायदेमंद है कि अगर फ्यूचर में जाकर ऑयल का जो रेट है वो डिक्रीज भी हो जाता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सेलर को उतना ही प्राइस मिलने वाला है। बायर को फायदा कब होगा? हो सकता है फ्यूचर में अगर उसका प्राइस बढ़ गया और उस हिसाब से उनकी डिमांड भी ज्यादा हुई, फिर भी उन्हें जो है इतने बैरल्स तो पुराने रेट पर ही मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बहुत लोगों को फायदा करता है। लेकिन अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का डिसएडवांटेज क्या है वो हम समझने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑप्शंस, अगर आपने वीडियो देखा है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें जो डाउन साइड है, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन एंड बायर ऑफ पुट ऑप्शन, इन दोनों लोगों का जो डाउन साइड होता है वो लिमिटेड होता है कि उनका सिर्फ प्रीमियम अमाउंट ही जाने वाला है। लेकिन
फ्यूचर में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर में आपका जो लिमिट है डाउन साइड का या अप साइड का वो बहुत ज्यादा हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। सीमलेस लिमिटलेस लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई एक इन्वेस्टर है, ये ऑयल में इन्वेस्ट करने का सबसे डायरेक्ट मेथड है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों। अब मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं, आपने सोचा कि आप भी इस ट्रेड में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो अब मान लीजिए कि आपने 1000 बैरल्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ले ली आज के 100 रुपीज के रेट से। अब मान लीजिए 1 मंथ के बाद जो ऑयल का रेट है वो 100 रुपए से हो गया 200 रुपए, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 100 इंटू 1000 जो अमाउंट आया वो आपका प्रॉफिट होगा अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल जाते हो। लेकिन वही मान लीजिए कि अगर 100 से उसका रेट हो गया 50, तो आपका जो लॉस होगा वो होगा 50 इंटू 1000। इतना अमाउंट आपको अपनी जेब से देना ही पड़ेगा क्योंकि आप लीगली ऑब्लिग हो। ऑप्शंस के केस में आपका प्रीमियम अमाउंट लॉस हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्यूचर के केस में आपको जितना कम होगा प्राइस, प्री डिटरमाइंड प्राइस से जितना नीचे हुआ इनटू जितने नंबर ऑफ शेयर्स या जितने नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपने लिए हैं उस सभी का प्राइस आपको अपनी जेब से चुकाना ही पड़ेगा, या आप लीगली ऑब्लिग हो जाते हो। तो इसीलिए इसमें प्रॉफिट भी बहुत ह्यूज हो सकता है, लॉस भी बहुत ह्यूज हो सकता है। कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। फ्यूचर्स में एंटर करने के लिए आपको एक इनिशियल मार्जिन पेमेंट देना पड़ता है, जैसे उसमें प्रीमियम अमाउंट देना पड़ता था ऑप्शंस में, वैसे ही फ्यूचर्स में भी आपको एक इनिशियल मार्जिन पेमेंट पे करना पड़ता है। अगर लॉस हुआ या आपको पैसा देना पड़ गया तो उस टाइम पे आपका जो फीस आपको देना पड़ता है उसे मेंटेनेंस चार्ज कहते हैं। तो मेंटेनेंस चार्ज आपको उस टाइम पर, मेंटेनेंस मार्जिन आपको देना पड़ेगा। अगर प्री डिटरमाइंड प्राइस से वो प्राइस नीचे गिरता है और आपको अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है तो उसे कहेंगे मेंटेनेंस मार्जिन। तो ये चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरेशन डेट होती है, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल। उस रेट पे वो जो डील परफॉर्म होनी है वो उस डेट पे या उससे पहले हो ही जानी चाहिए। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑब्लिग कर देता है। एक बायर और एक सेलर, इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। बायर अकेले ये नहीं कर सकता, सेलर अकेले ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आशा करता हूं आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अब समझ गए होंगे। फ्यूचर्स और ऑप्शंस में डिफरेंस रिस्क अमाउंट का है। इसमें जो डाउन साइड है वो अनलिमिटेड है, अप साइड भी अनलिमिटेड है। ऑप्शंस में डाउन साइड लिमिटेड होती है कॉल ऑप्शन के बायर को और पुट ऑप्शन के बायर को। पुट ऑप्शन के सेलर और कॉल ऑप्शन के भी सेलर को आप जानते हैं कि उनका डाउन साइड तो अनलिमिटेड होता है। तो इस हिसाब से आप फ्यूचर्स को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं। अगर नहीं समझे हो एक और बार आप रिवाइंड करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझते तो हमारे YouTube चैनल पे आप ऊपर जो लिंक्स है सोशल मीडिया की, वहां से सीधा आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से वो समझा दूं। अब चलिए आज के थर्ड टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है डीलिस्टिंग। डीलिस्टिंग क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा कि कंपनीज को हटा दिया जाता है, कंपनीज के शेयर्स डीलिस्ट हो जाते हैं। तो आपके माइंड में थॉट आता होगा कि उसके बाद क्या, जो मैंने शेयर्स ऑलरेडी परचेज किए हुए हैं उसका क्या होगा, उसका पैसा कहां जाएगा, क्या मेरा पैसा डूब जाएगा, क्या वो कंपनी मेरा पैसा लेकर भाग जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। डीलिस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी कंपनी को वॉलेंटरीली या फिर इनवॉलेंटरीली, या तो इच्छा अनुसार या फिर बिना इच्छा अनुसार उनको जबरदस्ती हटा दिया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? स्टॉक एक्सचेंज से ऐसी कंपनीज को रिमूव क्यों कर देते हैं, या वो कंपनी रिमूव क्यों होना चाहती है? इसके कई सारे रीजंस हैं। जैसे कि पहला, कंपनी का अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, कंपनी फाइनेंस ही इकट्ठा नहीं कर पा रही है। अगर कंपनी के पास पैसा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो शेयर प्राइस है वो ऊपर ही नहीं जाएगा। लोगों को उस कंपनी पे भरोसा ही नहीं होगा तो उस कंपनी के शेयर की डिमांड ही नहीं होगी। जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी कम से कम होगी, जिस वजह से जो ऑलरेडी जो सप्लायर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी वो शेयर्स है उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहेगी, वो बेच नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो शेयर प्राइस है वो नीचे ही जाता रहेगा, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो पहला कि हो सकता है बैंकरप्सी हो जाए, दूसरा हो सकता है कि कंपनी के पास अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं हो रहा हो, तीसरा कि कंपनी के शेयर प्राइस बहुत कम चल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको सभी कंपनीज को मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है कि आपको इतना
एटलीस्ट एक मिनिमम लेवल ऑफ फाइनेंशियल रेशियो रखना ही होगा, आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ अपना शेयर प्राइस रखना ही होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर एक कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है, इस चीजों के साथ कंप्लायंस रहना पड़ता है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेशंस के साथ नहीं चलोगे तो आपको एक लेटर, एक वार्निंग्स इशू की जाती है थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, जिसको कहते हैं नॉन कंप्लायंस वार्निंग। और जब ये वार्निंग कई बार एक कंपनी को दे दी जाती है फिर भी कंपनी अपना बिजनेस इंप्रूव नहीं कर पाती तो उनको इनवॉलंटरीली भी हटा दिया जाता है, उनको स्टॉक एक्सचेंज से रिमूव कर दिया जाता है। अब उन शेयर धारकों का क्या होगा जिनके पास ऑलरेडी उस कंपनी के शेयर्स हैं? उनको उनके डीमैट अकाउंट में या जो भी ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू उनको कैश मिल जाता है, जो उनका अमाउंट है वो उनको रिटर्न कर दिया जाता है। आपका पैसा गुम नहीं हो जाएगा, वो कंपनी लेके भाग नहीं जाएगी, बस आपको अपने शेयर्स के इक्विवेलेंट या तो हो सकता है उसी कंपनी के किसी दूसरे सब्सिक्वेंट कंपनी का शेयर्स मिल जाएंगे, दूसरे कंपनी के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, या फिर उतने शेयर्स का जो रिडीम अमाउंट है, जो आपको कैश है, वो आपको मिल जाएगा। अब कंपनी डीलिस्ट इनवॉलंटरीली क्यों होती है? अब इसको एक एक करके समझ लेते हैं। इनवॉलंटरीली कंपनी डीलिस्ट क्यों होती है? हो सकता है हमने जैसे बात करी कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कंपनी की प्रॉफिट नहीं हो पा रही है, कंपनी के पास जो कैश बेनिफिट्स हैं, कंपनी ने ऐसा सोचा कि जो कंपनी के कैश बेनिफिट्स हैं उससे ज्यादा उनका पब्लिक लिमिटेड होना, उसमें खर्च ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में भी, या मान लीजिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो नहीं कर पा रही है, तो इन केसेस में कंपनी को डीलिस्ट कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। अब वॉलंटरीली कंपनी खुद से इच्छा अनुसार क्यों हटना चाहती है, क्यों कोई कंपनी सोचेगी कि हमें डीलिस्ट होना है? उसके भी कई रीजंस हैं। पहला रीजन तो यही हो गया कि कंपनी जो पैसा कमा रही है, कैश बेनिफिट ले रही है, उसमें से पब्लिक लिमिटेड होने में जो उनको खर्च लग रहा है, जो उनको एक्सपेंस लग रहा है, अगर वो बहुत ज्यादा है तो उस केस में भी कंपनी सोचती है कि इससे अच्छा हम प्राइवेट लिमिटेड ही वापस से चले जाते हैं, उसमें कम खर्चा हो रहा है। दूसरा, अगर कंपनी मर्ज हो जाती है किसी और कंपनी के साथ तो मर्जर के केसेस में भी कंपनीज डीलिस्ट होना चाहती हैं, वॉलंटरीली वो एक डीलिस्ट की एप्लीकेशन रख देती हैं। तीसरा, मान के चलिए कंपनी को किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, तो उस केस में भी जो उनके नए शेयर होल्डर्स होते हैं, नए प्रमोटर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उस कंपनी को डीलिस्ट कर दें और बाद में हो सकता है फ्यूचर में वापस से एक लिस्टिंग की एप्लीकेशन डालें, तो इस केस में भी वो एक डीलिस्टिंग एप्लीकेशन को आगे रख देते हैं। ऐसे कई केसेस हैं। अगर कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचे, तो उस केस में भी कंपनी को डीलिस्ट होना पड़ता है। तो ये सभी वो केसेस थे जिसमें कोई कंपनी डीलिस्ट कर दी जाती है या फिर कंपनी अपने आप से इच्छा अनुसार डीलिस्टिंग की एप्लीकेशन रख देती है। लेकिन दोनों केसेस में आपका पैसा जो है वो नहीं डूबेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी पैसा लेकर भाग जाएगी। आपको अपने डीमैट अकाउंट में या तो आपको उस कंपनी की दूसरी सब्सिडियरी कंपनी के शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स अलॉट हो जाएंगे डीमैट अकाउंट में, या फिर आपको उसका जो कैश होगा वो आपको रिसीव हो जाएगा। आपको कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आज के चौथे टॉपिक के बारे में, जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कई बार हमने इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शब्द का यूज किया। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्या एग्जैक्टली ऑप्शंस में हम क्यों इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं? हम फ्यूचर्स के दौर पे भी हमने कहा कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि कोई एक ऐसा एसेट, कोई एक ऐसी वस्तु, कोई एक ऐसा रियल या फिर वर्चुअल अग्रीमेंट जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। या तो वो कोई कैश है, एसेट यानी कि कोई कैश भी हो सकता है, या फिर कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है। डेरिवेटिव यानी कि कोई एक रियल अग्रीमेंट, जो मेरे हाथ में अभी पेपर अग्रीमेंट है, या तो ये, या फिर वर्चुअल अग्रीमेंट यानी कि कोई एक ऐसा डिजिटल अग्रीमेंट जो कि किसी कंपनी की ओनरशिप को बताता है कि आप एक किसी कंपनी के ओनर हैं, या किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर किसी भी एक अग्रीमेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसकी कोई एक मॉनेटरी वैल्यू है, जिसकी कोई कीमत है, जिसे ट्रेड किया जा सकता है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको यही बता दिया, कैश और डेरिवेटिव्स, इन दो प्रकार से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंशिएट किया गया है। उसके बाद एक और चीज हम समझेंगे कि एसेट क्लास के बेस पे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे कि
इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये भी हमारे एसेट क्लास में आते हैं। लेकिन सबसे पहले जो इसकी दो मेन कैटेगरीज हैं, यानी कि कैश इक्विवेलेंट्स और दूसरा डेरिवेटिव इक्विवेलेंट्स, इसके बारे में बात करते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आप ऑलरेडी जानते हैं, कैश जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो मार्केट है वो उसकी वैल्यू डिटरमाइन करता है। फॉरेन मार्केट, इंडियन मार्केट, ये जो टोटल फाइनेंशियल मार्केट होता है वो एक कैश की जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करता है। अब ये जो कैश है इसको ट्रेड कर सकते हैं हम, कैश के बदले कोई सामान ले सकते हैं और उस सामान के बदले में लोगों से कैश ले सकते हैं। एक तो इसे कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स यानी कि ऐसे अग्रीमेंट्स जो कि डायरेक्ट कैश नहीं है, कोई उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन वो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। यानी कि एक ऐसा रियल या वर्चुअल अग्रीमेंट जो कि किसी कंपनी की ओनरशिप को, इक्विटी को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसी एक लीगल अग्रीमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे हमने फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की बात करी थी कि वो एक ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो कि उनके अंडरलाइन सिक्योरिटी को, स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ हो गए, उनके अंडरलाइन सिक्योरिटी की वैल्यू को दर्शाते हैं, उन्हें कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के बेस्ट एग्जांपल्स में आप फ्यूचर्स को, ऑप्शंस को ले सकते हो। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात करी थी, ऑप्शंस एक ऐसे डेरिवेटिव होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी सिक्योरिटी को एक फ्यूचर टाइम में, एक एक्सपायरेशन डेट से पहले पहले उस कॉन्ट्रैक्ट की राइट्स को आप यूज करके उस शेयर को या उस सिक्योरिटी को परचेज या फिर सेल कर सकते हो एक स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड रेट पे। तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के बाद हमने जैसे एसेट क्लासेस की बात करी, ये हमने समझ लिया कैश और डेरिवेटिव्स दो तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गए। इसी के अलावा अब हम बात करते हैं एसेट क्लास के बेस पे इसको कैसे कैसे हम जज कर सकते हैं। एसेट क्लासेस में सबसे पहला आपका आता है इक्विटी बेस्ड एंड सेकंड डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी बेस्ड में आपको याद होगा एक वीडियो में हमने कहा था स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस यानी कि वो राइट्स जो कि एम्प्लॉय, कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें दिए जाते हैं थ्रू द एम्प्लॉयर्स, कि वो एक पर्टिकुलर लॉट ऑफ शेयर्स को परचेज कर सकते हैं फ्यूचर के किसी एक्सपेक्टेड डेट में, लेकिन एक्सपायरेशन से पहले पहले किस प्राइस पे, नॉट इन द करंट मार्केट प्राइस, वो एक सेट प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, ग्रांट प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस पे उन लॉट ऑफ शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और फिर बाद में उसको सेल कर सकते हैं प्रॉफिट पे। तो ये जो स्टॉक ऑप्शंस का राइट होता है ये आता है इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। स्टॉक ऑप्शन जो है इसे कहेंगे इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने ऑलरेडी ट्रेजरी बिल्स के बारे में, टी बिल्स के बारे में बात करी थी कि गवर्नमेंट्स या बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस, ए स्टार क्वालिटी, बहुत अच्छी क्वालिटी के जो कंपनीज होती हैं वो डेप्थ रेज करती हैं, कर्जा लेती हैं लोगों से, क्रेडिटर्स बनाती हैं, इन्वेस्टर्स को क्रेडिटर्स में कन्वर्ट करती हैं, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिससे हमें एक सेट रेट पे इंटरेस्ट मिलता रहे और एक मैच्योरिटी डेट पे हमें अपना प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाए। तो वो होता है डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें ट्रेजरी बिल्स भी आते हैं, इसमें नोट भी आता है, इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं। तो ये सभी चीजें आती है डेप्थ बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। इन सभी को ट्रेड कर सकते हैं ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ये सभी ट्रेड होते हैं। तो ये था आपका इक्विटी बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड डेप्थ बेस्ड। इसी के अलावा थर्ड टाइप आता है फॉरेन एक्सचेंज बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो आपको पता होना चाहिए। ये भी एक तरीके का क्लासिफिकेशन, एसेट बेस पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन होता है। आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आप इन्वेस्टर्स और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस होता है, स्पेक्यूलेटर्स किसे कहते हैं, ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के अलावा आप ये भी समझ गए कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस, एफ एंड ओज जो हम सुनते हैं, उसमें फ्यूचर का क्या मतलब है, उसमें कितना रिस्क अटैच्ड है, ऑप्शंस में कितना ज्यादा या कितना कम रिस्क होता है, उसमें बाइंग ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे आप जरूर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है और आई कार्ड पे जो लिंक है वो देख सकते हैं। इसी के अलावा कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं अगर उसको हटा देते हैं तो हम इन्वेस्टर के जो शेयर्स हैं, जो हमारा पैसा लगा है, वो उसका क्या होगा वो भी आप समझ चुके हैं। डीलिस्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्यों होता है, कंपनीज कैसे डीलिस्ट हो जाती हैं। इसी के अलावा हमने बात करी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो कई बार हम अलग अलग डेफिनेशंस में पढ़ते हैं या हमारे वीडियोस में भी आप सुनते होंगे। तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब होता है।
अगर आपको इनमें से कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत होती है, कहीं पे भी आपको कोई डाउट आता है, तो हमारे आप YouTube पेज पर जा सकते हैं। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में राइट साइड पे ऊपर आपको सभी सोशल मीडिया की लिंक्स मिल जाएंगी, ट्विटर की, लिंक्डइन की, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोरा पेजेस, आपको ये सभी मिल जाएंगे। आप कहीं पे भी हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा, इस वीडियो में जो भी आपने सीखा वो बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया, तो ज़रूर आप चाहेंगे कि ये नॉलेज ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। उनके जो सपने हैं, उनका एक फैमिली के लिए जो एक प्यार है, उनका जो एक सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो जितनी मेहनत करते हैं उस मेहनत के बदले उनको क्या उतना प्रॉफिट, क्या उतना टाइम फ्रीडम और एक फाइनेंशियल फ्रीडम मिल पा रहा है? अगर तो नहीं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए हमने ये एक यूट्यूब का चैनल बनाया जिससे वो लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग सीख पाए। जो हमारा मोटिव है कि उन सभी लोगों को उतना बेनिफिट मिल पाए जितना आपको मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं ये विजन में, ये जो मिशन है, इसमें आप भी हमारा सहयोग करें, तो जरूर इसको, इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को अपने सभी फ्रेंड्स, एटलीस्ट 1 या 2 फ्रेंड्स तक तो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो लोग भी फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये सभी चीजें विस्तार में सीख सकें। आशा करता हूं आपका दिन, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली की हेल्थ, सभी लोग बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। चलिए, ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।